हेलो टू एवरीवन, एपेक्स इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हमारे जो हमने रिसेंट टॉपिक किया था उसी को जस्ट थोड़ा आगे एक्सटेंड करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी ने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी और आपको समझ में आया होगा। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, डोंट वरी अबाउट इट, आपके सारे क्वेश्चन सारी क्वेरीज यहाँ पर सॉल्व की जाएंगी। हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले टॉपिक के अंदर ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे, है ना, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में से हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी बताई थी कि ये डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगी ही होंगी, राइट। और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी जो डेफिनेट नहीं हो सकती, राइट। इसी में ही हम आगे एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो अगर मेरे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कोई, मान लो सिंगल सेल है, और एक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो यूनिसेलुलर के अंदर क्या होता है, ये अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात, अगर ये ग्रोथ करेगा तो ये अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 1 सेल ग्रो करके 2 सेल में बन गया, है ना। आखिरकार ग्रोथ में यही तो होता है, किस नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज कर जाए, हो गया। चलो एक और चीज, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले सेल अपने आप को ग्रो करेगा, ग्रो करके मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। मैच्योर होने के बाद फिर ये अपना नंबर बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा तो अपना नंबर बढ़ाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 सेल ग्रो करके 2 सेल बन गया, और इसी को क्या बोलते हैं, अगर एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाए या एक सेल से 2 सेल बन जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, राइट, रिप्रोडक्शन बोलते हैं उसे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हैशटैग स्पेशल यहां पे स्टार लगा के ये चीज लिख लो, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर taken simultaneously, राइट। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, हैशटैग स्पेशल। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। ये सिर्फ कहां मिलती है, सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलती है। लेकिन जब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो इसमें कभी भी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ नहीं होगा, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, दे बोथ आर नॉट टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। दैट्स व्हाई इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे आर नॉट म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पर लिखेंगे नो म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी, राइट। आई होप इतना आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब सर आगे बात करते हैं। कल हम बात कर रहे थे कॉन्शियसनेस के बारे में, राइट। कॉन्शियसनेस ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है। इस कॉन्शियसनेस में हम एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका आंसर मोस्टली सब लोग गलत ही देते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। कॉन्शियसनेस सबसे पहले है क्या, होश में होना। कॉन्शियसनेस का सिंपल सा मतलब ये है कि आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो होश में है ना। अगर उसे कोई भी फिजिकल, केमिकल, एनवायरमेंटल कैसा भी चेंज उसको फील हो या उसे दिया जाए तो वो उसको रिस्पॉन्ड जरूर करेगा, है ना। ऑब्वियसली सी बात है। तो देखते हैं कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कॉन्शियसनेस, इसका मतलब क्या होता है, टू सेंस
and respond to the environment. राइट, environment में भी किसको, कोई भी स्टिमुली हो. स्टिमुली क्या होता है, स्टिमुलस, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ना एक्शन एंड रिएक्शन. यानी अगर आपको कोई पिंच करेगा, राइट, अगर आपके हाथ पे कोई पिंच करे तो आप अपना हाथ पीछे हटा लोगे, यानी आपके हाथ को स्टिमुलस दिया जा रहा है, दैट्स वाई आपने हाथ पीछे कर लिया. दूसरा, अगर मैं बात कर लेता हूँ, बात करते करते मेरा ध्यान नहीं है और मेरे आस सराउंडिंग में कोई गर्म चीज़ पड़ी काफ़ी ज़्यादा और मेरा हाथ उस पर लग जाए, तो मैं भी क्या करूँगा, सडन में अपना हाथ वहाँ से हटा लूँगा. तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्टिमुली इनको बोला जाता है, जो आपको कोई चीज़ रिस्पॉन्ड करने के लिए उत्साहित करती है, प्रोत्साहन करती है, राइट. तो इनको बोला जाता है स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या, सिर्फ पिंच करना ही कोई स्टिमुलस हो सकता है? नहीं, स्टिमुलस अलग अलग तरह का हो सकता है. जैसे ये हो सकता है फिजिकल हो, ये हो सकता है केमिकल हो, है ना, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, या एनवायरनमेंटल भी हो सकता है. इन्वायरमेंटल भी ये हो सकता है, राइट. इन्वायरमेंटल के साथ ही मैं यहां पर एक और वर्ड लिख सकता हूं कि ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, राइट. और राइट, चलिए इसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर स्टिमुलस दिया जाए तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, है ना. ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं. तो क्या प्लांट्स में भी कॉन्शियसनेस होती है? बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेके कि प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं है, वो महसूस नहीं कर सकते, वो फील नहीं कर सकते. बिल्कुल ठीक बात है, प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, इसलिए वो फील नहीं कर सकते, लेकिन वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं, है ना. प्लांट्स लेक सेंस ऑर्गन, ठीक है. प्लांट्स लेक सेंस ऑर्गन but respond to stimuli, but they respond to stimuli, right. ये चीज़ बहुत खास है, ध्यान में रखना. अगली चीज़ सीजनल ब्रीडिंग एनिमल्स के बारे में. सीजनल ब्रीडिंग एनिमल्स, ये भी क्या करते हैं, ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को. इनके लिए स्टिमुली क्या है, इनके लिए स्टिमुली है फोटो पीरियड, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म है सीजनल ब्रीडिंग एनिमल्स जो एक खास सीजन में ही ब्रीड करते हैं ना, खास सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं. आपको पता ही है इसके बारे में, जैसे हमारे कैटल्स हो गए, है ना, पशु पालते हैं, क्योंकि ह्यूमंस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो थ्रू आउट ईयर कभी भी जब मन करे जब प्रोजनी अपने और बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म में, सभी एनिमल्स में ऐसा नहीं है, कुछ सीजनल होते हैं. इसके बारे में आप भली बात ही जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, राइट. सो सीजनल ब्रीडर जो एनिमल्स होते हैं उनको लिए स्टिमुली कौन सा होता है, उनके लिए स्टिमुली होता है फोटो पीरियड. फोटो यानी कि साल का वो टाइम जो इनको एक्टिवेट करता है कि ये अब अपनी जैसी और प्रोजनी प्रोड्यूस करें, ठीक है. सो सेंस में हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, किस में मिलती है? हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस किस में मिलती है? इसको एक और वर्ड से भी जानते हैं, क्या? ये है सेल्फ कॉन्शियसनेस. इसे सेल्फ कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं. और ये किस में मिलती है? ओनली फाउंड इन ह्यूमंस. बाकी के एनिमल्स के बारे में क्या? बाकी एनिमल्स में कॉन्शियसनेस तो होती है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस
नहीं होती। ठीक है, इसको एक और वर्ड भी बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, है ना। क्या चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी, कल हमने इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन किया था ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो लिखवाना आपको ज़रूरी थे। आई होप आप सभी ने अच्छे से समझ लिए होंगे और नोट कर लिए होंगे। एक और अब स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि इस टॉपिक में हम करने वाले हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस के बारे में, राइट। सो व्हाट हैपेंड इफ अ पर्सन इज इन कोमा। क्या होगा अगर एक पर्सन, एक व्यक्ति कोमा में है। मैन इज इन कोमा, यहाँ पे मैन का मतलब आदमी मत लगा लेना, कोमा बेटा COM में। मैन का मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। आप यहां पर अपने आप को वीडियो पॉज करके 10 सेकंड्स दे सकते हो। क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? ज़रा डीप इसके बारे में सोच के देखो। सो एक मैन जो कोमा में है वो लिविंग है, नॉन लिविंग है। आइए इसके बारे में डिस्कशन करके देखते हैं। कहता है कि वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ना, वो कुछ किसी भी तरह का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं कि मैन के अंदर, ह्यूमन में, जिस वक्त वो कोमा में है, मान लो उसकी एज हो चुकी है 20 ईयर्स, तो 1 साल में से वो कोमा में पड़ा है 1 ईयर से, और अब वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन जब वो 19 का था और 0 से 19 तक की एज में वो कैसा था, कॉन्शियस था, ठीक है, उसको होश था, वो सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता था। दूसरी चीज़, चलिए फिर बात कर लेते हैं कि नहीं, हम तो कोमा की बात कर रहे हैं, इस पीरियड की हम तो बात कर ही नहीं रहे। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस सिचुएशन में जब वो कोमा में है, उसके अंदर 2 प्रोसेसेस चल रही होंगी। एक तो है वॉलंटरी और दूसरा है इनवॉलंटरी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि अगर उसे पिंच किया जाए, है ना, उसे कुछ केमिकल से मिलाया जाए, कुछ भी केमिकल उसके ऊपर छिड़काव कर दो आप लोग, है ना, या फिर कोई भी बायोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल उस पर फैक्ट डाला जाए, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मान लिया कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर इनवॉलंटरी एक्शंस, ब्रीथिंग, ठीक है, डाइजेशन, ठीक है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, अगर एक मैन कोमा में है, बेशक वो कोमा में है, लेकिन उसमें ये सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, तो हम बोलेंगे कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है वो? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसको नॉन लिविंग नहीं बोल सकते आप लोग। क्यों? मान लिया कि वो कुछ चीज़ करने की कैपेबिलिटी नहीं है उसके अंदर, लेकिन ये सारी कैपेबिलिटी तो किस में नहीं है? ये तो प्लांट्स में भी तो नहीं है। प्लांट्स भी कोई मूव नहीं कर सकते। आप प्लांट को चाटा मारो, चाटे को भी वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, है ना। प्लांट को कोई आप पिंच करो तब भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक पर्सन जो कोमा में है उसकी सांसें रोक दोगे तो क्या रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? बॉडी तो रिस्पॉन्ड करेगी ना, है ना। सो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखते हुए इसको रिमेंबर रखना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बायो डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वक्रापन, अलग अलग चीज़ें होना। क्योंकि हमें पता है हमारे सराउंडिंग में जितनी भी तरह की लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, क्या वो सब एक जैसे हैं? नहीं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट्स वाई दे आर डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर। सो डाइवर्स होने की वजह से ही हमारे वर्ल्ड में क्या है? डाइवर्सिटी है, और इसी को क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है।
द नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, क्या बोलते हैं इसको, बायोडाइवर्सिटी, नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। हमारे अर्थ के सराउंड में, हमारे अर्थ पे लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जो हमने स्टडी कर रखी हैं। इतनी स्पीसीज हैं, ऐसे मत मानना कि बस यही स्पीसीज हैं, इतनी स्पीसीज वो हैं जो हमने स्टडी की हैं। क्या सारी स्पीसीज को सिंगल स्टडी करना पॉसिबल है? सारे ऑर्गेनिजम्स को 1.7 to 1.8 मिलियन, इतने ऑर्गेनिजम्स को नहीं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा लाइफ स्पेन इतना है ही नहीं कि हम इतना ज़्यादा जी सकें और सारी चीज़ों को स्टडी कर सकें। तो हमने क्या किया, इनको हमने ग्रुप में डिवाइड कर लिया, इनका क्लासिफिकेशन कर लिया। टू मेक द स्टडी ऑफ सच ए हाई डाइवर्सिटी वी नीड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, टू मेक द स्टडी ऑफ सच डाइवर्सिटी वी नीड क्लासिफिकेशन, यानी कि हमने चुन लिए ऐसे ऑर्गेनिज्म चुन लिए जिनमें सिमिलैरिटीज थी, जो सेम थे, है ना। तो हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले और बोल दिए कि इन सभी के अंदर तो सेम चीज़ें ही मिलेंगी। तो हमने क्लासिफाइड करना शुरू कर दिया और सभी चीज़ों को डिफाइन करना शुरू कर दिया। तो इसी से ही आगे हम बात करेंगे। इसी में ही जब हम इसको डिफाइन कर रहे थे, क्लासीफाई कर रहे थे, तो हमने एक वर्ड पढ़ा, इसमें क्या है, टैक्सोनॉमी, सॉरी, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन बी कैरेक्टराइज्ड। प्रिंसिपल्स एंड procedures by which an organism can be characterized. An organism can be characterized, identified, classified, and named। उसे क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं टैक्सोनॉमी के अंदर? टैक्सोनॉमी में ये प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर है। क्या है ये? प्रिंसिपल है और प्रोसीजर है, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है और उसको एक नेम दे देते हैं। नेम देने को ही क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं स्पेशली नॉमेनक्लेचर, CLATURE, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को नेम देने को क्या बोला जाता है? नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। सो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? हैशटैग लगा लो और स्पेशली इसको रिमेंबर भी रखना। स्टार लगा लो, हैशटैग मत लगाना, स्टार लगा लो। स्टार लगा लेंगे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? आइडिया लगाओ, आपको पता ही होगा। जी हाँ, ये है लीनियस। ठीक है, लीनियस का पूरा नेम क्या है? कार्लस लीनियर। कार्लस लीनियस इसका पूरा नेम है। इसका बर्थ कब हुआ था? 1707 में इसका बर्थ हुआ था। तो इसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी में ही आगे एक दो चीज़ें और हैं, उसके बारे में जान लेते हैं।
क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ये भी दो तरह की होती हैं। टैक्सोनॉमी भी दो तरह की होती हैं। कैसी? एक तो है क्लासिकल टैक्सोनॉमी और दूसरी है मॉडर्न टैक्सोनॉमी, राइट। तो देख लेते हैं इन दोनों के पॉइंट्स क्या क्या है क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर। ऑलराइट, बात करते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही लिया जाता था। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया जाता था। और मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इसमें क्या क्या लिया जाता है, इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस, CESS, ठीक है, उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस को लिया जाता है। और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उसके बारे में, ठीक है ना, लॉजिकल इंफॉर्मेशन कैसे, हमें पता है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब कि वो किस जगह पे रहता है, कैसा हैबिटेट चाहिए, है ना, इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, कौन सी गैस उसको कंपल्सरी है, किस तरह के फूड मटेरियल्स वो यूज़ करता है, ये सारी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है, राइट। सो आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे सिस्टेमैटिक्स के बारे में। सिस्टेमैटिक्स, ये सारे वर्ड आपको आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर मिलेंगे। मैं उनको बहुत ही डिफाइन करके इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इतना अगर आप पढ़ लेते हो प्रॉपर, ये सारे वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंपलसरी होते हैं। कभी भी देखो बच्चा, आप कोई भी कंपटीशन में बैठते हो, आपका बेस जब तक क्लियर नहीं है ना, आप वो कंपटीशन को क्रैक कर ही नहीं सकते। सो सबसे पहले एमसीक्यूज की तरफ भागने से पहले बेटर क्या रहता है, आप अपना बेस क्लियर रखो, ठीक है। बेस क्लियर रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप चाहे आपको कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल आगे पीछे घुमा के पूछ ले, आप उसका रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपका बेस बना रहे हैं, राइट। सो सिस्टेमैटिक का मतलब क्या है, सिस्टेमैटिक का मतलब है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टेमैटिक एक वर्ड है जो सबसे पहले किस में से लिया गया था, सिस्टेमा के अंदर से लिया गया। सिस्टेमा, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको अभी। सिस्टेमा, इसको सिस्टेमा भी बोलते हैं, जो कि एक बुक में से लिया गया वर्ड है, एक बुक में से लिया हुआ वर्ड है। बुक का नेम क्या था, सिस्टेमा नेचुरा। सिस्टेमा नेचुरा, ये इस बुक का नेम था जो किसके द्वारा लिखी गई थी, लीनियस ने सबसे पहले ये वर्ड सिस्टेमा यूज किया गया था, जो उसकी बुक के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। उस अपनी बुक में सिस्टेमा नेचुरा बुक के अंदर इस सिस्टेमा वर्ड को यूज किया गया था, जो बाद में सिस्टेमैटिक बन गया। इस सिस्टेमैटिक का मतलब क्या है कि सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। आई होप इतना आपको पता लग गया होगा। सो सिस्टेमैटिक्स के अंदर एक दो चीज़ें आ जाती हैं खास, इसको मस्ट कंपलसरी और ध्यान से नोट करके ज़रूर रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लिखवा रहा हूँ आपको। सिस्टेमैटिक के अंदर SYL सिस्टेमैटिक्स के अंदर दो चीज़ें आ गई। ये किस किस के बराबर है, पहला तो ये बराबर है कि उसके अंदर टैक्सोनॉमी होगा,
टैक्सोनॉमी प्लस एक और चीज़ है जो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसी को क्या बोलते हैं? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही फाइलोजेनी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसी को? स्पेशली ध्यान दे के रखना, इसी को स्पेशली क्या बोलते हैं? राइट, फाइलोजेनी भी बोला जाता है। इसको आप स्पेशली अंडरलाइन करके या कैसे भी स्टार लगा के लिख के रखो। ये आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है कि सिस्टमेटिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसको बोलते हैं फाइलोजेनी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। राइट, सो इट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पेन थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया, इसको थोड़ा लाइट करते हैं। ओके, इतना ठीक है आई थिंक। हाँ, ये ठीक है। ऑलराइट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने था? बिल्कुल ठीक बात है, स्टार लगाओ। आल्सो गिवन बाय लीनियस, ये भी लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। राइट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? कि नाम देने वाला एक तरीका, वो तरीका जिसमें एक नाम में बाय नेम दो नेम यूज किए जाएं, यानी कि वन नेम जिसमें क्या हो? टू वर्ड्स हो। ठीक है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको। मान लो आपको कोई चीज़ खानी है, मान लो मैंगो खाना है आपको। ठीक है, तो हमारे एरिया में तो चलो मैंगो को मैंगो बोलते हैं, है ना, आम बोल देते हैं। साथ वाले अपने इंडिया में आम बोलते हैं। आप किसी और कंट्री में चले गए, जो जैसे रशियन, अफ्रीका हो गया, पता नहीं इटली, जाओ कोई और कंट्री लगा लो, किसी भी कंट्री में आप चले जाते हो, वहाँ पे जाके अगर आप बोलते हो कि मुझे आम खाना है, मुझे मैंगो खाना है, समझ में आएगा उसे? नहीं समझ में आएगा। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सभी चीज़ों को एक कॉमन नेम के लिए कॉमन नेम दिया गया है, ताकि उन चीज़ों के बारे में पहचाना जा सके कि आपको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, सो वो चीज़ें पूरे संसार में एक पर्टिकुलर नेम से ही जानी जाती हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, अर्थ के किसी भी कोने में चले जाओ। ठीक है, सो वो स्पेसिफिक नेम दिया गया है, क्योंकि हर कंट्री में मैंगो को मैंगो तो नहीं बोलते, है ना, ऑब्वियसली सी बात है, कहीं और कुछ और भी बोल सकते होंगे इसे। जैसे हमारे पास मैंगो है, एग्जाम्पल देते हैं। मैंगो का पूरा नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। राइट, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये दो नेम हो गए। ठीक है, ये दोनों नेम दिए गए हैं, जिसमें मैंजीफेरा वर्ड किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है जेनरिक नेम। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जेनरिक नेम भी बोलते हैं। और ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक। ये थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको। और राइट, नो प्रॉब्लम। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, और राइट, इतना हमको पता चल गया स्पेसिफिक एपिथेट। उसके बाद में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर एक और चीज़ है जो आपके पेपर ऑफ कॉम्पिटिटिव बिहाफ से ज़रूरी है। क्या? कि इसके अंदर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर हम लोग जो जिसने भी साइंटिस्ट ने इसका नेम दिया है ना, उसके बारे में भी लिखा जा सकता है। तो अगर मुझे यहाँ पर साइंटिस्ट का नेम लिखना है तो वो कहाँ आएगा? वो इसके बाद आएगा। मान लो अगर ये लीनियस ने दिया होता तो मैं यहाँ पर लिख देता LIN। ठीक है ना, लास्ट में लिखना है, ये कंपलसरी है और रूल है, इसी मेथड से इसको आपको लिखना होता है। ठीक है, एक और चीज़,
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर ये सारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, जिसमें हमने अगर साइंटिस्ट का नेम डाला, ढूंढने वाले का नेम डाला, तो वो पीछे की तरफ आएगा। ऑलराइट, तो इसके अंदर जब भी आप जेनरिक नेम लिखोगे तो जेनरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या रहेगा? कैपिटल। तो ये इट स्टार्ट्स विद, लिख लो इसको, कैपिटल लेटर, ठीक है। और स्पेसिफिक एपिथेट, इट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर्स, ठीक है ना। इतना तो आपको पता ही है, राइट। आई होप इतना तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि किस लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। तो इसको लिखने के लिए जो लैंग्वेज प्रेफर की जाती है वो है लैटिनाइज्ड। लैटिन वर्ड्स आर यूज्ड। इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने के लिए जब भी कोई नई स्पीसीज़ मिलती है या फिर जो भी हमारी पहले से ढूंढी हुई स्पीसीज़ है, उनको एक कॉमन नेम देने के लिए कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में वो एक ही नेम से जानी जाए, है ना। बेशक उसके एरिया के हिसाब से अलग नेम से उसे कुछ भी बुलाते हों, लेकिन जो उसका पर्टिकुलर नेम रहेगा वो उसके लिए एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है लैटिन। सो इसमें लैटिन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, जिसे बोलते हैं लैटिनाइज्ड भी किया जाता है। इसको लैटिनाइज्ड क्या करते हैं? इसको लैटिनाइज्ड कर देते हैं जो भी हम नई स्पीसीज खोजेंगे। ऑलराइट, इतना आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो इसी में हम बात कर लेते हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में दो ही तरह की चीज़ें मिलती हैं, या तो वो एनिमल होगी या वो प्लांट से रिलेटेड होगी। सो हमारे पास दो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पूरे संसार में चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है, जो आपको आपकी बुक में भी देखने को मिलेगा, जैसे ICZN और ICBN, ठीक है। ICZN एंड ICBN का मतलब क्या है? ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्या है ये? इंटरनेशनल कोड, यहां पर लिख देते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ICBN क्या है? ICBN है इंटरनेशनल कोड्स, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। ICBN और ICZN। चलिए आगे बात करते हैं। इतना आई होप आपको पता लग गया होगा। आगे बात करते हैं इसके बारे में। टैक्सन क्या होता है? एक हमारे पास वर्ड मिलेगा आपको बुक के अंदर, वो है टैक्सन, और दूसरा रहेगा कैटेगरी। बात कर लेते हैं टैक्सन और कैटेगरी के बारे में। एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसे क्या बोला जाएगा? टैक्सन। इसको आप नोट डाउन कर लो। एनी लेवल, मैं इसको समझाऊंगा बाद में, एक बार आप इसको राइट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको ये प्रॉपरली बताता हूं। एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टैक्सन। और यूनिट ऑफ टैक्सन क्या है? यूनिट ऑफ टैक्सन क्या क्या है? जैसे एग्जाम्पल लिख लो एक बार। डॉग है, ठीक है, डॉग है, मैमल है, एनिमल है। मैं आपको इसके बारे में अभी बताता हूं, एक बार आप इसको जस्ट लिख लो, आपको पता चल जाएगा। डॉग है, ये क्या है? डॉग एक स्पीसीज है। एनिमल क्या है? एक क्लास है, ठीक है। मैमल एक क्लास हो गई, और एनिमल क्या है? एनिमल एक किंगडम हो गया, राइट। पढ़ते हैं ना किंगडम एनिमेलिया, तो ये किंगडम हो गया। कुछ भी हो इनमें से, सभी को क्या बोला जाएगा? टैक्सन बोला जाएगा। तो कैटेगरी क्या है?
एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है? एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। राइट डाउन हेयर any particular level of organization of organisms। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, हमें तो समझ में आ नहीं रहा, ढंग से समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे जी, यही हमारा काम है। चलिए इसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, हमारे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार, इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन और एक्सप्लेन करने के लिए। मान लो मेरे पास आपकी बुक के अंदर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज मिलती हैं, है ना, जिसमें आ जाती है सबसे पहले स्पीसीज, उसके ऊपर क्या आ जाती है, स्पीसीज के ऊपर जीनस, फिर आ जाती है फैमिली, फिर फैमिली के ऊपर आपको मिल जाते हैं ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर आपके मिलता है क्लास, क्लास के ऊपर आपको क्या मिलता है, क्लास के ऊपर मिलेगा आपको फाइलम। ठीक है, फाइलम या फिर इसको बोलते हैं डिवीजन। इसमें भी एक खासियत है, बताऊंगा मैं आपको अभी। डिवीजन के ऊपर लास्ट में सबसे क्या मिलेगा, किंगडम। ठीक है। सो जो चीज हमने अभी की थी टैक्सन और कैटेगरी, इस वाले पेज के ऊपर टैक्सन एंड कैटेगरी क्या है, कहता है एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसे क्या बोलते हैं, टैक्सन बोला जाता है। ठीक है, एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब आप कोई भी लेवल ले लो, कोई भी लेवल ले लो, हमने जो अभी ये लिखा हुआ है ये सारे क्या है, लेवल है। ठीक है, और कैटेगरी में क्या था कि एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक चीज़ ले लो कोई भी, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, ठीक है, चाहे ये, अगर पर्टिकुलर लोगे तो उसे बोलेंगे कैटेगरी। और अगर आप लेवल ले लिया आपने, मान लो ये लेवल ले लिया या ये लेवल ले लिया, इसके ऊपर की चीज़ें, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये सारा क्या है, टैक्सन है। क्या है वो सारा, टैक्सन। एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसे क्या बोलेंगे, टैक्सन। जैसे कि डॉग एक स्पीसीज है, बिल्कुल ठीक है, डॉग एक स्पीसीज है जो कि मैमल्स में आ जाती है। मैमल्स क्या है, एक क्लास है। ठीक है, सो स्पीसीज है, क्लास है, एक कैटेगरी चलती रहेगी, उसमें आपको फैमिली भी मिलेगी, फिर किंगडम आ गया सबसे लास्ट में। सो डॉग के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो डॉग क्या है, डॉग एक स्पीसीज है, ठीक है, इसकी क्लास क्या है, मैमेलिया क्लास है। ठीक है, और ये किस में आता है, किंगडम एनिमेलिया में आता है। तो इसे मैं क्या बोलूँगा, ये हो गया हमारा टैक्सन। ठीक है, लेकिन अगर मैं कैटेगरी की बात करूंगा तो मैं बात कर लूँगा एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, चाहे मैं जीनस ले लूँ, चाहे मैं फैमिली ले लूँ, चाहे मैं स्पीसीज ले लूँ, कोई भी मैंने एक चीज़ उठा लेनी है और उसके अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सभी को मैं यहाँ पर लिख लूँगा, पॉइंट टू पॉइंट निकाल लूँगा कि इस कैटेगरी में, इस लेवल के ऊपर, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में सिर्फ ये चीज़ें मिलेंगी, हम आगे की तरफ मूव नहीं करते उसमें। ठीक है, आई होप इतना आपको पता लग गया होगा। अब ज़रा आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, खास और स्पेशल ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे जैसे आप इन 7 ऑब्लिक कैटेगरीज में, इनको क्या बोला जाता है बेटा, 7 ऑब्लिक कैटेगरीज, जैसे जैसे आप इन 7 ऑब्लिक कैटेगरीज में ऊपर की तरफ मूव करते हो, जो कॉमन फीचर्स हैं वो कम होते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करोगे कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 7 ऑब्लिक कैटेगरीज में कॉमन कैरेक्टर्स क्या करेंगे, ये तो रेज नहीं हो रहा, इसको यहाँ से करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, सो जैसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं कॉमन, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, ऑलराइट,
कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है ना, जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे और जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, कॉमन कैरेक्टर्स इनके इंक्रीज करते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज्ड। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है ये। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज होती क्या है? ऑलराइट, न्यू पेज पे चलते हैं। स्पीसीज होती क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे यहां पर स्पीसीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? स्पीसीज। ये क्या है? ग्रुप है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ऑलराइट, सो इंडिविजुअल्स का, जीवों का एक ऐसा ग्रुप जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज का मतलब क्या है? मुडलियां। फंडामेंटल मीन्स मुडली, आधार जो चीज होती है ना, कि ये चीज तो चाहिए चीज, जैसे बोलते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, तीनों चीज मुडली बुनियादी जरूरतें हैं इंसान की, रोटी कपड़ा और मकान। तो फंडामेंटल क्या है? मुडलियां, जरूरियां, सिमिलैरिटीज। जरूरी सिमिलैरिटीज जो प्रेजेंट हों ऑर्गेनिजम्स में, उनको क्या बोलेंगे? उस ग्रुप को बोलेंगे कि वो एक सेम स्पीसीज है। और इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं? बिल्कुल है, चलिए नोट डाउन। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इसमें नोट डाउन करो। आगे है ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड। ग्रुप ऑफ नेचुरल, एक बार ये सारे पॉइंट्स लिख लो, आपको मैं ये अच्छे से समझाऊंगा अभी। ग्रुप ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड। ठीक है, आगे लिख लेते हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। एक और इसमें पॉइंट है तीसरा जो है रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं? आइसोलेटेड होते हैं ये। स्पीसीज क्या है? एक मेरे पास पर्टिकुलर एरिया है, ऑलराइट, इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसे जीव जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, क्या मैं उनको स्पीसीज नहीं बोलूंगा? बिल्कुल ठीक बात है, उनको मैं स्पीसीज बोलूंगा। तो क्या यहां पर इसी पर्टिकुलर एरिया में कोई और स्पीसीज नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। चलिए बना देते हैं, कोई और स्पीसीज भी है। कहोगे सर यहाँ पे ए लिख दिया आपने गलती से। ए नहीं, गलती से नहीं लिखा, जानबूझ के लिखा है। करते हैं बात उसके बारे में भी। एक चीज़ और, जब हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो सिमिलर दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पीसीज होते हैं, है ना। और एक पर्टिकुलर एरिया में क्या सिर्फ सिंगल स्पीसीज मिलेगी? नहीं, एक से ज़्यादा स्पीसीज मिल सकती हैं। जो सिमिलर कैरेक्टर वाली हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। ऑलराइट, क्या ए ऑर्गेनिज्म ये हमेशा रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं? मतलब कि ये ऐसा तो नहीं है ना कि ह्यूमंस जो है अदर एनिमल्स के साथ जो है फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। ऑलराइट, ये हमेशा अपने ही स्पीसीज के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, और ये स्पीसीज अपने ही नंबर ऑफ स्पीसीज के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। अगर ये किसी अननेसेसरी यानी किसी और एनिमल के साथ फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं तो क्या वहाँ पर कोई सक्सेसफुल उसका रिजल्ट निकलेगा? नहीं, कोई सक्सेसफुल रिजल्ट उसका निकल नहीं सकता। यू नो व्हाट आई मीन, आप समझ गए होंगे, है ना। तो कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिल सकता, तो वो आइसोलेटेड होते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। वो अपनी ही स्पीसीज के साथ क्या करते हैं? कॉपुलेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। आगे बात करते हैं बायोस्पीसीज के बारे में। बायोस्पीसीज क्या है?
अर्नेस्ट मेयर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, बायो स्पीसीज। इसको स्टार लगा लो। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। अर्नेस्ट MEYR, अर्नेस्ट मेयर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी जिसको बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं स्पेशली, है स्टार लगा के, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, राइट। अर्नेस्ट मेयर ने सबसे पहले बायोस्पीसीज वर्ड यूज़ किया था कि एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसे ऐसे स्पीसीज रहती हैं जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले इंडिविजुअल्स को हम स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये हमेशा इंटरब्रीड करेंगी। ग्रुप ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड, ये आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, राइट। स्पीसीज हो गई, ओके। आगे बात कर लेते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जीनस के बारे में आपको आपकी बुक में एक और आगे वर्ड देखने को मिलेगा जो कि है जीनस। तो लिख लेते हैं यहां पर जीनस। चलिए जीनस के बारे में बात करते हैं। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। हमने जो पीछे ये देखिए, हमने पहले हमने एक ऑर्डर बनाया ना, जो आपको आपकी बुक में भी मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, या आप अगर कोई और बुक फॉलो कर रहे हो तो उसमें मिलेगा, है ना। ये कंपलसरी है और इसको याद रखना। हमने स्पीसीज तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे जीनस के बारे में, राइट। तो चलते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। जीनस क्या है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली यहाँ पे, एक थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को आप फॉलो अप करना कि विद सिमिलर कैरेक्टर्स, स्पीसीज क्या है, वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हो, उनको स्पीसीज बोल दिया। जीनस क्या है, अलग अलग स्पीसीज जिनमें कुछ कॉमन फीचर्स मिलते हैं, यानी ये भी एक स्पीसीज है, एक और स्पीसीज है, एक और स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज। मान लो ये है स्पीसीज ए, मान स्पीसीज लिखते हैं SP, ठीक है। स्पीसीज ए, ये है स्पीसीज बी, ये है स्पीसीज सी। अगर इन तीनों में से कुछ कॉमन चीज़ें मिलती हैं तो हम इनको कंबाइनली एक और उस जीनस में डाल देंगे। किस में डाल देंगे इसे, जीनस में डाल देंगे, एक और ग्रुप में डाल देंगे, कैटेगरी में डाल देंगे, जिसे बोलेंगे जीनस। ये सभी चीज़ें पर्टिकुलरली ग्रुप ही हैं, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। सो स्पीसीज जब रिलेटेड स्पीसीज के अंदर सिमिलैरिटीज मिले तो वो जीनस बना देती हैं। जब रिलेटेड जीनस के अंदर सिमिलैरिटीज मिलेंगी तो वो फैमिली बना देगी। सेम इसी तरह रिलेटेड फैमिलीज के अंदर जब सिमिलैरिटीज मिलेंगी तो वो ऑर्डर बना देंगी। ऑर्डर विद अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जब मैचअप करेगा, सिमिलैरिटीज मिलेंगी, वो क्लास बनाएगा। क्लास फर्दर आगे मिलके फाइलम बनाएगा और फाइलम मिलके किंगडम बना देगा, ठीक है ना। तो ये एक ऑर्डर है, इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। लिख लेते हैं जल्दी से इसको, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। ये क्या है, स्पीसीज है। जैसे एग्जांपल है पैंथेरा लियो, आपने एग्जांपल पढ़ी होगी, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, है ना। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा परडस, पैंथेरा परडस। पैंथेरा लियो क्या है, लायन है। टिग्रिस क्या है, टाइगर है। और ये क्या है, परडस, लियोपार्ड है, राइट। इस चीज़ के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। सो इन सभी के अंदर क्या है, जीनस इन सभी का सेम है। ये देखो, इन सभी का जीनस क्या है, बिल्कुल सेम है। दैट्स वाई इनको बोला जाता है इस तरह, ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ये सभी स्पीसीज हैं,
लायन, टाइगर, लियोपोर्ड, जिनमें जीनस क्या है, बिल्कुल सेम है। ये तो हो गए एनिमल में। क्या ऐसे एग्जाम्पल प्लांट में है? बिल्कुल है। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, लिख लेते हैं इसको। और राइट, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलनजेना, ठीक है। और सोलेनम निग्रम। ये कैसे? सोलेनम ट्यूबरोसम क्या होता है? पोटैटो। सोलेनम मेलनजेना क्या होता है? ब्रिंजल। और ये मकई। इसको लिखेंगे पोटैटो, ब्रिंजल, और ये क्या है? मकई, ठीक है। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। यहां पर भी क्या है? जीनस इसका सबका सेम है, दैट्स वाई इसे जीनस बोला जाता है। जीनस में क्या आ जाता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ऑलराइट, आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं फैमिली के बारे में। फैमिली क्या होती है? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी हाँ, तो अब हम बात करते हैं फैमिली के बारे में। फैमिली क्या होती है? फैमिली क्या है बच्चा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। बिल्कुल ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा ही था, है ना। हमने एक वो चार्ट देखा था ना पहले, जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ये सब वाला। तो अब हम बात करेंगे फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। यहां पर लिख लेते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं फैमिली। जैसे एक और चीज, कैरेक्टर्स बाय बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ऑर्गेनिजम्स जो कैरेक्टराइज किए जा सकते हैं वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों ही कैरेक्टर्स हैं। इसमें खास पॉइंट है, इसको ध्यान से लिखो। कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ वेजिटेटिव। अब इसका क्या मतलब है बताएंगे इसके बारे में। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, ठीक है, लिख लिया। अब आगे बात करते हैं। जैसे फैमिली में बात कर लेते हैं। फैमिली है हमारे पास, क्या है फैमिली? जो रिलेटेड जीनस की हो। कैसे? सोलेनेसिया, फेलिडेई, सोलेनेसियाई, ठीक है, सोलेनेसियाई और फेलिडेई, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ, ठीक है, सोलेनेसियाई, फेलिनेसिया, ये हमारे पास क्या है? फैमिली है। इसके अंदर देख लेते हैं जीनस क्या है। सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा। क्या है इसमें? सोलेनम, पेटूनिया, और इसकी एग्जांपल एक और क्या है? दतूरा, ठीक है। ये क्या है? जीनस है। अभी हमने पीछे लिखा था ना, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम, जो भी हमने एग्जांपल, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलम मेलनजेना, सोलम निग्रम, हमने जितनी भी उसमें पीछे एग्जांपल्स पढ़ी थी वो सारी क्या है? जीनस की थी। तो जीनस अलग अलग तरह का हो सकता है। सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा, ये सारे क्या हैं? इसके जीनस के एग्जाम्पल है, जो सेम फैमिली में आ जाते हैं। मतलब रिलेटेड जीनस इन द सेम कैटेगरी, उसमें क्या बोलते हैं? सेम ग्रुप में क्या बोलते हैं? इनको फैमिली बोलते हैं। जैसे सोलेनेसिया, ये सारे सोलेनेसिया फैमिली के अंडर आ जाते हैं। फेलिडेई के अंदर फैलिस और पैंथेरा आ जाता है। इसमें क्या आ जाएगा? फैलिस और पैंथेरा। फैलिस क्या है? फैलिस रिलेटेड है कैट से। किससे रिलेटेड है ये? कैट से, ठीक है ना। कैट यानी बिल्ली, बिल्ली यानी बड़ी बिल्ली भी, छोटी बिल्ली भी, है ना। अब बड़ी बिल्ली छोटी बिल्ली क्या है?
ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करके पता चल जाएगा। असल में जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, वो ये मोस्टली जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं वहाँ मिलती हैं। ये भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ये सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बिल्ली का ही रूप होता है, थोड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। और इसलिए इनको किस ग्रुप में रखा गया है? फैलिस ग्रुप में रखा गया। और पैंथरा की हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखी थी अभी थोड़ी देर पहले। पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा परडस, ये सारी हमने एग्जांपल्स अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, ठीक है ना। तो आई होप इतना आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे ऑर्डर के बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं। सो अब हम आगे बात कर लेते हैं ऑर्डर के बारे में। ऑलराइट, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, बिल्कुल ठीक है, लिख लेते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ये क्या है? ऑर्डर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल क्या है? पॉलीमोनियल्स, जैसे पॉलीमोनियल्स, और कार्निवोरा, कार्निवोरा, ये सारी इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स आप एज इट इज़ याद रखना, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं। इसके अंदर फैमिली क्या आ जाती है? फैमिली, ये तो हमने लिख लिया ऑर्डर, है ना, ये तो ऑर्डर था, ठीक है। और ये फैमिली, फैमिली क्या क्या आ जाती है इसमें? फैमिली हमने अभी लिखी है, सोलेनेसिया, ठीक है। और कार्निवोरा में क्या क्या आ जाएगा? कैनिडेई, कैनिडेई और फैलिडेई, ठीक है ना। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स इसमें आ जाएंगी। कैलिडेई और फेनिडेई किसकी ब्रीड है? अगर हम बात करें कैनिडेई किसकी है? ये डॉग ब्रीड होती हैं। और ये फेनिडेई ये बिल्लियों वाली होती हैं, कैट, ठीक है ना। कैट्स के अंदर आती है, ये डॉग्स के अंदर आ जाती है। ऑलराइट, आई होप इतना आपको पता लग गया होगा। आगे बात कर लेते हैं क्लास के बारे में। क्लास क्या होता है? क्लास हो गया ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, उसको क्या बोलेंगे? क्लास। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैमेलिया, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? मैमेलिया, है ना। हमने बात की थी ना, डॉग किस क्लास के अंदर आता है? डॉग मैमेलिया क्लास के अंदर आता है। मैमेलिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? ऑर्डर कौन कौन से इसमें? ऑर्डर इसमें आ जाएगा प्राइमाटा और कार्निवोरा, प्राइमाटा और कार्निवोरा, कार्निवोरा, ठीक से लिख लेते हैं इसको, कार्निवोरा। बेटा एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ना, इनको देख के घबराना मत, कंफ्यूज मत होना, या फिर ये मत कहना कि सर ने भी समझाया नहीं, क्या मतलब है इसका, आई डोंट नो, है ना, मैं कंफ्यूज हो गया। ये सारी चीज़ें, सारे वर्ड्स आपके लेक्चर टू लेक्चर, टॉपिक टू टॉपिक क्लियर होते चलेंगे। इसका हमारे पास एक अलग से पूरा टॉपिक आने वाला है, तो हम उसमें बात करेंगे, ठीक है। उस चैप्टर में हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जस्ट आपका लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का ही नेक्स्ट पार्ट है, तो उसमें ये कुछ चीज़ें रह गई थी, वो हम आज फाइनल कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या आ जाता है? फाइलम, ठीक है, लास्ट फाइलम आ गया। अब फाइलम के बाद, फाइलम क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। ऑलराइट, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई? जैसे कॉर्डाटा, फाइलम कॉर्डेटा, बात करते हैं ना एग्जाम्पल इसमें, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है ना। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें फिशेस आ जाती हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं इसमें? फिशेस, है ना, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं।
मैं वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराना मत कि सर एम्फीबियन क्या होते हैं, रेप्टाइल्स क्या हैं, मैमल्स क्या हैं, इसके बारे में ज़रा हमें बताइए। डोंट वरी अबाउट इट, ये सारे टॉपिक आपके क्लियर किए जाएंगे जब हमारे पास ये टॉपिक आ जाएगा। इस क्लास में आप सिर्फ इतना ही याद रखो कि फाइलम के अंदर फाइलम होता क्या है और उसमें उसकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटा के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जैसे एक और है एंजियोस्पर्म, है ना, इसकी एक और एग्जांपल है, वो है एंजियोस्पर्म। ये प्लांट से रिलेटेड है, ये एनिमल से रिलेटेड था। तो प्लांट से रिलेटेड जब हमने स्पीसीज डाली, इसमें क्या आएगा, डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन्स और क्या आ जाएगा, कलर अलग चूज कर लेते हैं, मोनोकोटिलीडन्स, ठीक है ना। सो ये 2-3 चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब एक लास्ट चीज़ बिल्कुल छोटी सी बची हुई है हमारी, उससे भी हम कर लेते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, किंगडम। किंगडम 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 क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, किसका, फाइलम का, उसे क्या बोलते हैं, किंगडम, राइट। जैसे इसमें एग्जांपल्स है, हाईएस्ट कैटेगरी है ये हमने जो सीक्वेंस बनाया था, हमने जो एक स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, जीनस स्पीसीज वगैरह वाला, देखे याद है कि नहीं आपको, ज़रा देख लेते हैं। ये वाला ये नहीं है, ये भी नहीं है, दिस वन तो ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। मैंने बोला था ना, ये सारी पर्टिकुलरली क्या है, ये कैटेगरी ही है। तो सबसे टॉप लेवल की जो कैटेगरी है वो क्या है, किंगडम, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। और एक और इसका खास फीचर क्या है कि ये वो कैटेगरी है जिसमें सबसे कम कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, सबसे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबसे कम मिलते हैं, ठीक है। सो 2-3 चीज़ें इसके बारे में है। क्या, पहली चीज़, पहली खासियत कि किंगडम में होता क्या है, किंगडम के अंदर सबसे पहले हाईएस्ट कैटेगरी है, ये क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं, हाईएस्ट कैटेगरी के बाद ये क्या है, कैटेगरी विद मिनिमम कॉमन कैरेक्टर्स। इट इज अ कैटेगरी विद मिनिमम कॉमन कैरेक्टर्स, ऑलराइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके इस चैप्टर में थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो कि आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में ही देखने को मिलेंगे कुछ वर्ड्स। ऑलराइट, सो इतना हमने आपके टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी हमने कवर कर ली हैं। इसके अलावा आपको आपकी बुक के अंदर ना कुछ खास चीज़ें भी मिलेंगी देखने के लिए, ज़रा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि वोट छूट जाए और वही आपके एग्जाम्स में आ जाए या कोई आपसे पूछ ले और आपको पता नहीं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। एक टैक्सोनॉमिकल एड आपको वर्ड मिलेगा, एक वर्ड है टैक्सोनॉमिकल एड, टैक्सोनॉमिकल एड या फिर टैक्सोनॉमिकल एड एक ही मतलब है। ये होता क्या है बेटा, अब ठीक है, जब हमने अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में बात करना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया, डिफाइंड करना शुरू किया, तो हमने एज अ रेफरेंस कुछ चीज़ों को स्टोर करना भी शुरू कर दिया था, है ना। अब स्टोर करने का अलग अलग मेथड है, सबका अलग अलग तरीका है। कुछ चीज़ें हमको ड्राई मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें गीली मिल जाती हैं, तो गीली चीज़ों को ड्राई करके स्टोर करना पड़ता है। मतलब अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, सबका मेथड अलग अलग है, लेकिन आफ्टर ऑल हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं उनको स्टोर करने के लिए। तो टैक्सोनॉमिकल एड क्या है, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स, क्या है ये, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स है टू स्टोर एंड प्रिजर्व। दिस इज प्रोसीजर एंड टेक्निक्स, प्रोसीजर
दिस इज प्रोसीजर एंड टेक्निक क्या करने के लिए, टू स्टोर एंड प्रिजर्व। ठीक है, कुछ खास ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे आप किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, या प्रिजर्व के साथ एक और वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो है कंजर्व, SERVE, कंजर्व भी इसको किया जा सकता है। जैसे आगे बात कर लेते हैं, प्रिजर्व की बात अगर की जाएगी, प्रिजर्व करना, स्टोर करना। प्रिजर्व है क्या, जब भी कोई स्पीसीज, कोई ऑर्गेनिज्म डेड है उसी के लिए ये यूज़ की जाती हैं। चलो इसके लिए अलग कलर यूज़ करते हैं हम लोग। प्रिजर्व किसके लिए यूज़ किया जाएगा, ये यूज़ किया जाएगा डेड स्पीसीज के लिए। ठीक है, और कंजर्व की बात की जाएगी। कंजर्व यानी सुरक्षित करना, किसको, ये उस कैटेगरी को किया जाएगा जो लिविंग है, लिविंग स्पीसीज है ना, लुप्त होने की कागार पे है, लिविंग है, उसे कंजर्व किया जाएगा। प्रिजर्व किसे करेंगे, जो डेड स्पीसीज है, जैसे स्केलेटन्स मिलते हैं ना आज डायनासोर्स के, तो वो सभी प्रिजर्व कर लिए जाते हैं, है ना। आगे बात करते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व, किस चीज़ के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसकी क्या क्या हैं, बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हैं हर्बेरियम और बोटैनिकल गार्डन। ठीक है, और जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, म्यूजियम हो गया, पार्क हो गए, म्यूजियम, पार्क हो गया, और मोनोग्राफ्स हो गए, और मोनोग्राफ्स के अलावा और क्या चीज़ें रखती हैं, फ्लोरा और कैटालॉग। कैटालॉग्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब बात कर लेते हैं हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम क्या है, कर लें इसके बारे में बात, सुनना चाहोगे, ऑलराइट, सुनना ही पड़ेगा। हर्बेरियम क्या होता है बच्चा, पता है आप सभी को हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम क्या है, स्टोर हाउस भी इसको बोला जाता है। हर्बेरियम को क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोर हाउस। कैसा स्टोर हाउस, इन सीटो या एक्स सीटो, इसको बोलते हैं एक्स सीटो प्रिजर्वेशन भी इसको बोला जाता है। हर्बेरियम को एक्स सीटो प्रिजर्वेशन भी इसको बोलते हैं। ऑलराइट, स्टोर हाउस तो है, और इसमें क्या प्रिजर्व करते हैं, इसमें प्रिजर्व करते हैं प्लांट को। क्या प्रिजर्व करते हैं इसमें, प्रिजर्व प्लांट। ठीक है, और प्लांट को प्रिजर्व तो कर लिया, कैसे कैसे, पहले प्लांट को कलेक्ट किया जाता है, इसके पॉइंट्स हैं, नोट कर लेना। पहले कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद उसे ड्राई किया जाता है, ड्राई करने के बाद ड्राई करने के बाद उसको प्रेस्ड किया जाता है, प्रेस्ड एंड डेड किया जाता है। ठीक है ना, प्रेस्ड एंड डेड करने के बाद उस प्लांट को क्या करते हैं, स्पेसिमेंस में लगा देते हैं। क्या करते हैं उसको, इसका प्लांट स्पेसिमेन बना लेते हैं।
इसका प्लांट स्पेसिमेंस बना लिया जाता है और फिर उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व और पेपर शीट, कुछ शीट्स होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ, प्रिजर्व्ड ऑन पेपर शीट, ठीक है, प्रिजर्व ऑन पेपर शीट। लास्ट में उसको कुछ पेपर शीट्स होती हैं जिनके ऊपर प्रिजर्व कर लिया जाता है। सो बेसिकली हर्बेरियम होता क्या है, बेसिकली हर्बेरियम ना एक पेपर शीट होती है इस तरह से, एक पेपर शीट होती है इस तरह से, ठीक है, जिसके ऊपर किसी भी प्लांट की स्पीसीज को क्या करते हैं हम लोग, पहले तो उसको ड्राई करें, कलेक्ट करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, फिर उसको प्रेस करके डेड कर लेंगे, फिर उस प्लांट के स्पेसिमेन बना लेंगे, जो डेड हो गया स्पेसिमेन बन गया, फिर उसको कुछ पेपर शीट के ऊपर चिपका देंगे, ठीक है। तो पेपर शीट है, हर्बेरियम इसको बोलते हैं, इसके ऊपर चिपका देंगे, ठीक है। बेसिकली ये एक स्टोर हाउस होता है, एक्स सिटू प्रिजर्वेशन इसका होता है। मान लो यहाँ पर मैंने इस प्लांट को लगा दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मान लो मैंने लगा दिया, ऑलराइट। तो हम लोग इसके लेफ्ट डाउन कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा लेबल छोड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेबल, लेबल इसे बोला जाता है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना ये ज़रूरी है, इसको लेबल बोल देते हैं। और लेबल में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, ये चीज़ कंपलसरी है, ध्यान से देखना। मान लो ये हमारे पास था हर्बेरियम, ओहो हर्बेरियम गलत बन गया, इसको अच्छे से बनाते हैं हर्बेरियम को। चलो ये हमारे पास है एक हर्बेरियम पेपर शीट, इस पे हमने क्या किया, ग्रीन कलर तो दिखेगा नहीं, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। हमने एक प्लांट की स्पीसीज इस पे लगा दी और यहाँ पर एक लेबल के लिए जगह छोड़ दी, ये क्या है, लेबल। तो लेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, सबसे पहली चीज़ डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, पहले डेट ऑफ कलेक्शन, फिर किस जगह से इसको कलेक्ट किया गया है, प्लेस ऑफ कलेक्शन। लेबल के अंदर की चीज़ें बता रहा हूं मैं सारी, लेबल में ये चीज़ें करते हैं। फिर नेम ऑफ कलेक्टर, नेम ऑफ कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया है, ये भी तो ज़रूरी है ना बताना, वरना अगला कोई इल्ज़ाम लगा देगा पता नहीं किसने कलेक्ट किया, आपने ऐसे इसको यहाँ पे अपना नेम लगा दिया। लोकल नेम क्या बोलते हैं उसको, इस चीज़ को भी नोट डाउन करना, लोकल नेम क्या है। फिर उसका इंग्लिश में नेम क्या है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ें चाहिए कि बायनोमियल नेम क्या है, उसका फैमिली का नेम क्या है, बायनोमियल नेम क्या है उसका, एंड सेकेंडली वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली नेम, ठीक है। तो एक लेबल के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो कंपलसरी होती हैं एक हर्बेरियम शीट के अंदर लिखना, हर्बेरियम शीट। ये सारे पॉइंट्स ना आप बना के नोट्स बना लेना, इसके कंपलसरी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख लें तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं हर्बेरियम शीट में लेबल के अंदर, ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं की जा सकती। तो इन सारी चीज़ों के अलावा कोई भी और चीज़ आ जाएगी तो उसको हम लोग नहीं डालते, मतलब ये हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो डेट भी डालनी है, प्लेस ऑफ कलेक्शन डालना है, नेम ऑफ कलेक्टर डालना है, ठीक है, उसका लोकल नेम क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायनोमियल नेम क्या है, फैमिली का नेम क्या है उसका। ऑलराइट, आगे बात करते हैं हम लोग बोटैनिकल गार्डन्स। अच्छा एक छोटी सी चीज़ थी, बैक वाले टॉपिक पे चलते हैं। आपने पूछा होगा, आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यार ये XC2 का क्या मतलब है ना। हमारे पास हम कोई पेन अच्छा सा ले लेते हैं, यही अच्छा है, ओके, कि XC2 प्रिजर्वेशन इसका मतलब क्या है, राइट, कंपलसरी है। तो XC2 प्रिजर्वेशन का मतलब है कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज को आप प्रिजर्व कर रहे हो,
अगर उसको उसी के घर में प्रिजर्व करोगे तो उसको इन सिटू प्रिजर्वेशन बोला जाता है। लेकिन अगर आप उसको उसके हैबिटेट से निकाल के, उसके घर से निकाल के कहीं और ले जाके प्रिजर्व करते हो तो उसको बोलते हैं एक्स सिटू प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पर हर्बेरियम भी क्या है, एक्स सिटू प्रिजर्वेशन है, क्योंकि हम लोग किसी भी प्लांट स्पीसीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा के हमारे बनाए हुए आर्टिफिशियल हैबिटेट में रख लेते हैं, नहीं तो हम लोग उसके कुछ स्पेसिमेंस बना के रख लेते हैं, जैसे हमने हर्बेरियम शीट पे अभी देखा कि कैसे बना के रखते हैं। ठीक है, तो एक्स सिटू प्रिजर्वेशन के बारे में आपको पता चल गया होगा, इसको माइंड में रखना कि एक्स सिटू प्रिजर्वेशन होता क्या है। ऑलराइट, हर्बेरियम शीट क्या है इसके बारे में पता लग गया। आगे बात करते हैं बोटैनिकल गार्डन के बारे में। बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन क्या होता है? बोटैनिकल गार्डन, पहली चीज एक्स सिटू प्रिजर्वेशन होता है, ये भी। इसमें लिविंग प्लांट रखे जाते हैं लेबल करके बोटैनिकल नेम और फैमिली नेम से। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चीज ये क्या है, एक एक्स सिटू प्रिजर्वेशन है, ये भी क्या है, एक्स सिटू प्रिजर्वेशन। ऑलराइट, एक्स सिटू प्रिजर्वेशन है। और इसमें क्या किया जाएगा, इसके अंदर लिविंग स्पीसीज रखी जाएगी। लिविंग स्पीसीज किसकी, एनिमल की नहीं, प्लांट की। लिविंग प्लांट रखा जाएगा बोटैनिकल गार्डन में। ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको हम लेबल कर देंगे, उसको प्रॉपरली लेबल कर देंगे। लेबल के अंदर उसका एक तो उसका बोटैनिकल नेम और दूसरा उसका फैमिली का नेम। किसा पहला आएगा उसका बोटैनिकल नेम, कि बोटैनिकल उसका नेम क्या है, बोटैनिकल नेम। आफ्टर दैट उसका कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली नेम। ठीक है ना। सो ये चीज़ें बोटैनिकल गार्डन में की जाती हैं। अच्छा, कुछ बोटैनिकल गार्डन्स हैं कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंट है, देख लो। जैसे सबसे पहले आ जाता है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्या आ जाता है, रॉयल बोटैनिकल गार्डन। ये कहाँ पर है, रॉयल बोटैनिकल गार्डन। ये कहाँ पर है बेटा, ये है इंग्लैंड में। कहाँ पर है ये, इंग्लैंड के अंदर है रॉयल बोटैनिकल गार्डन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। रॉयल बोटैनिकल गार्डन के बाद दूसरा लिख लेते हैं, ये था फर्स्ट, ये सेकंड लिखेंगे हम लोग इंडियन बोटैनिकल गार्डन। इंडियन बोटैनिकल गार्डन। ये इंडियन बोटैनिकल गार्डन कहाँ पर है, ये है हावड़ा के अंदर। कहाँ है, हावड़ा बोलते हैं ना, हावड़ा ब्रिज, HO कर लो यहाँ पर, HOW, हावड़ा। ठीक है ना, हावड़ा के अंदर ये है। और थर्ड क्या है, थर्ड हम बात करने वाले हैं, थर्ड है NBRI। क्या है, NBRI इंपॉर्टेंट है बहुत। NBRI कहाँ पर है, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है NBRI, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है ये, एनी आइडिया, एनी गेसेस अबाउट इट? बिल्कुल हाँ, ये है नवाबों का शहर लखनऊ, है ना। लखनऊ को नवाबों का शहर बोलते हैं, तो वहां पर क्या है, NBRI प्रेजेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थे बोटैनिकल गार्डन से रिलेटेड, तो इसको आप ध्यान से कर लेना। आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं म्यूजियम क्या है बेटा। म्यूजियम्स क्या होते हैं,
सो हम बात करेंगे म्यूज़ियम के बारे में। म्यूज़ियम क्या है? म्यूज़ियम भी एक प्रिजर्वेशन की जगह है। हम लोग बोल देते हैं क्या है ये? प्लांट टू एनिमल, प्लांट टू एनिमल प्रिजर्वेशन है। कैसी प्रिजर्वेशन है? ये एक एक्स सिटू प्रिजर्वेशन है, ठीक है। प्लांट टू एनिमल है, एक एक्स सिटू प्रिजर्वेशन है, ठीक है। सो इसमें अगर हम प्लांट यूज कर रहे हैं तो वो कैसा किया जाएगा? उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस यूज किए जाएंगे। मान लो अगर इसमें कोई भी स्पीसीज ले ली, मान लो हम पहले बात कर लेते हैं एनिमल की, तो हम क्या करेंगे? कुछ इसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस यूज कर लेंगे। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है ना। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के अंदर किसी भी चीज को इसमें रखा जाएगा, ठीक है। और बाद में उसको, या फिर कई चीजें हो सकती हैं, उनको क्या कर सकते हैं? ड्राई कंडीशन में भी रख सकते हैं। कोई प्लांट आ गया, उसको ड्राई कंडीशन में रख देंगे, तो क्या कर सकते हैं? अगर प्लांट है तो ड्राइड कंडीशन, ड्राइड कंडीशन में भी रख सकते हैं। सो अगर हम बात करें कि प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में कोई एनिमल है, उसको आपको रखना है, कोई इंसेक्ट है उसको आपको रखना है, तो कैसे क्या करेंगे? मान लो कोई इंसेक्ट है, उसको हमें प्रिजर्व करना है म्यूजियम के अंदर, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस इंसेक्ट को कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद उसको किल किया जाएगा। कलेक्टिंग, किलिंग, फिर उसके बाद उसको पिनअप किया जाएगा। PINNING, पिनिंग, कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग, इस सब के बाद क्या करेंगे? उसको प्रिजर्व कर देंगे। अगर वो इंसेक्ट है तो बाद में उसको प्रिजर्व कर देंगे। कहाँ पर? इंसेक्ट है तो इंसेक्ट बॉक्स के अंदर प्रिजर्व कर देंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एज इट इज पॉइंट वाइज ही लेके चलना कि इंसेक्ट को म्यूजियम में प्रिजर्व कैसे किया जाता है, क्या उसका सीक्वेंस है। इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है, ध्यान रखना। पहला है कलेक्टिंग, दूसरा है किलिंग, तीसरा है पिनिंग, फिर उसको लास्ट में प्रिजर्व कर देंगे। किसमें? इंसेक्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। अगर वो एक बड़ा एनिमल है, मान लो कोई इंसेक्ट नहीं है, जैसे कोई फ्रॉग है या एनीथिंग, कुछ और छोटा ऑर्गेनिज्म है लेकिन इंसेक्ट से बड़ा है, तो उसको हम कुछ सॉल्यूशन में भी डाल के रख सकते हैं। कुछ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे स्पेसिमेंस होते हैं ना, उस तरह से उसको बना के भी रखा जा सकता है। तीसरी, अगर बहुत बड़े हमारे पास एनिमल्स हो जाएंगे, लार्ज एनिमल्स हैं, अगर लार्ज एनिमल्स हैं, क्योंकि म्यूजियम में तो वो भी देखने को मिलते हैं, तो वो कैसे स्टोर किए जाएंगे? लार्ज एनिमल्स को स्टोर करने के लिए स्टफ्ड किया जाएगा एंड प्रिजर्व किया जाएगा। क्या करेंगे? स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, ठीक है। इतना ही है इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। लार्ज एनिमल्स को स्टफ्ड एंड प्रिजर्व किया जाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जूलॉजिकल पार्क के बारे में। ऑलराइट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ जो आपको कम्पिटिटिव बिहाफ से भी आ सकते हैं। कैसे भी आ सकते हैं? क्योंकि कंपटीशन डालने वाले का जब हमें उसे उसके मूड का तो पता नहीं है, वो कब क्या क्वेश्चन डाल रहे हैं ना, तो हमको हर पॉइंट के लिए, हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हो, इनको बार बार रिवाइज करते हुए रहना। तो जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? पहली चीज़, ये भी एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स आर प्रोवाइडेड कंडीशंस, ठीक है ना, कुछ अच्छी कंडीशंस इनको प्रोवाइड कर दी जाती है टू स्टडी अबाउट द हैबिटेट एंड द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। पहली चीज़ ये क्या है? ये एक एक्स सिटू कंजर्वेशन है। क्या ये इन सिटू हैं? उनको उन्हीं के घर में करते हैं? नहीं, हम लोग क्या करते हैं? एनिमल्स को उठाते हैं, उनको कंजर्व करने के लिए एक हमारे बनाए हुए आर्टिफिशियल जंगल जो भी हैं उनके अंदर उसको म्यूजियम्स के अंदर छोड़ देते हैं ना। मोस्टली आर्टिफिशियल जंगलों में छोड़ देते हैं जो हमारे कंजर्वेशन के अंडर रहते हैं। तो ये एक्स सिटू प्रिजर्वेशन है। ये भी क्या है?
एक्स सिटू प्रिजर्वेशन, ठीक है, एक्स सिटू प्रिजर्वेशन है। एनिमल्स आर प्रोवाइडेड कंडीशंस, इसमें क्या किया जाता है, एनिमल्स आर प्रोवाइडेड कंडीशंस एज ओरिजिनल। ओरिजिनल ये वर्ड मैंने क्यों लिखा है, एनिमल्स आर प्रोवाइडेड कंडीशंस एज ओरिजिनल, मतलब एक ऐसी कंडीशन डाली जाती है, एनिमल्स को उठाया जाता है, हमारे पास लाया जाता है, रखा जाता है और उनको कुछ ऐसा हैबिटेट देंगे जो उनको ओरिजिनल जैसा लगेगा। इसका मोटिव क्या है, ठीक है ना, इसका मोटिव एक बहुत ही खास है, टू स्टडी अबाउट द हैबिटेट एंड बिहेवियर ऑफ द एनिमल, टू स्टडी अबाउट द habitat and behavior of animal, ठीक है ना, कोई भी एनिमल है उसको हमने क्या किया, उठाया और हमने हमारे आर्टिफिशियल बनाए हुए पार्क में, भाई ये अलग जंगल में रह रहा था, यहाँ पर है ना पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे, उठाया और हमने हमारे पार्क में जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेक वेक भी हैं, झीलें भी हैं, जहाँ पर सब कुछ ही है, वहाँ पर इसको डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं और इसको कंडीशंस कैसी देंगे, वैसे ही देंगे लगभग जैसे यहाँ पर इसको ओरिजिनल यहाँ पर मिल रही थी, वैसे ही इसको कुछ कंडीशन दे देंगे। क्यों, ताकि हम स्टडी कर सकें कि उसका हैबिटेट क्या है, असल में वो किस तरह की जगह पर रहना पसंद करता है, ठीक है, और रिहायशी जगह कैसी है उसकी, और दूसरा उसका बिहेवियर कैसा है, साल के किस टाइम पे वो कैसा बिहेव नोट करता है, दिन में वो कितनी बार भी अग्रेसिव होता है, कितनी बार उसको भूख लगती है ना, कहाँ पे घूमना पसंद करता है, कहाँ बैठना पसंद करता है, सारी चीज़ें इसके बारे में जानने को ही हम लोग क्या करते हैं, जूलॉजिकल पार्क बनाते हैं, ठीक है ना। सो बहुत ही कम इम्पोर्टेंट होते हैं जूलॉजिकल पार्क में। सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितनी कंपलसरी चीज़ें थी वो सारी लगभग हमने कंप्लीट कर ली हैं। एक छोटी सी चीज़, बिल्कुल छोटी सी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है आपको बतानी, ज़रा देख लेते हैं उसके बारे में भी, ज़रूरी था बेटा, ये भी मेरे को ध्यान में आ गया तो मैं आपको इसके बारे में डेफिनेटली बताऊंगा, छोड़ने वाला मैं हूँ नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, हमने यहीं पर नोट डाउन किया था, राइट। जब हम ये 7 ऑब्लिक कैटेगरीज कर रहे थे, दिस ऑल आर दी 7 ऑब्लिक कैटेगरीज, तो हमने यहाँ पर फाइलम एंड डिवीज़न लिखा था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, कंपल्सरी है, नोट डाउन कर लेना। जब भी हम फाइलम की बात करेंगे तो फाइलम के अंदर हमेशा एनिमल्स को यूज़ करेंगे, अगर एनिमल है तो उनको फाइलम बोलते हैं, फाइलम में कर डिवीज़न डालेंगे उनकी, और अगर प्लांट है तो क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे उनकी, PLANTS। एनिमल्स है तो फाइलम बनेगा, प्लांट्स है तो डिवीजन्स बनेंगे, ठीक है ना। बस ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको बतानी रह गई थी। बाकी इस चैप्टर में से कुछ भी मिस नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू मी, जितना भी कंपलसरी था आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा हमने कवर कर लिया है। अब इस टॉपिक में से, इस पूरे चैप्टर में से लिविंग वर्ल्ड, जो आपका चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें से कैसे भी अब आपसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाएं वो आप सारे क्लियर करोगे। एक और चीज़ ज़रूरी है, हमारी हर थ्योरेटिकल क्लास के बाद एक MCQs क्लास आया करेगी जो हम टॉपिक टू टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। हमारी जो पहली MCQs क्लास आपके पास आने वाली है, उस क्लास के अंदर इसी लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड सारे MCQs मिलेंगे। जितने मैक्सिमम पॉसिबल MCQs हो सकते हैं वो सारे MCQs आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। सो एक भी हम ऐसा कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि कोई बाहर से क्वेश्चन आ जाए या आपको पता ना लगे जिसके बारे में, जस्ट हमें फॉलो अप करते रहना। सो
इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, ठीक है, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ और ज़्यादा मजबूत करो, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर मस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।